हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी आशीष भाटिया क्लासेस। दोस्तों, हमने जो फर्स्ट राज्यपाल की क्लास थी उसमें हमने राज्यपाल से रिलेटेड सारे संवैधानिक प्रावधान देखे थे। मैंने आपको बताया था कि शासन के जो अंग होते हैं उसमें राज्यपाल की क्या भूमिका होती है। मैंने आपको बताया राज्यपाल का पद है वो संवैधानिक होता है, क्योंकि भाग 6 है वो राज्यपाल से रिलेटेड है और उसमें 153 से लेके और जो आपके 167 तक के जो सारे अनुच्छेद है वो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताए। आज हम राज्यपाल की जो कार्यकारी शक्तियां हैं उनके बारे में देखेंगे। तो देखिए, जो राज्यपाल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है एग्जाम में, आप एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिएगा तो वहां आपको पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट कितने जरूरी है। सिर्फ क्वेश्चन देखने से या फिर ऐसी क्लास देखने से जो सिर्फ क्वेश्चन करवाते हैं, कभी भी सवाल जो पॉलिटी के वो सही नहीं होते हैं। फैक्ट है वो आपके सही हो सकता है, वो भी एक तुक्का लग सकता है, क्योंकि फैक्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड फैक्ट है। जब राज्यपाल के फैक्ट कई बार पूछे गए एग्जाम में तो स्टूडेंट सोचता है कि आरपीएससी ये फैक्ट कहाँ से लेके आया है, जबकि वो फैक्ट है वो एक कॉन्सेप्ट से चलते हैं। सारी जो समितियां हैं, आयोग है, राज्यपाल से रिलेटेड जितने फैक्ट है उनकी मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। आप एक बार पढ़िएगा, आप यकीन मानिए आपको वो पीडीएफ इतनी अच्छी लगेगी। एकदम अच्छा कंटेंट हमने बनाया है, उसमें पूरी रिसर्च हमने की है कि आपका सवाल है वो कहीं से गलत ना हो। उसके अलावा जो कॉन्सेप्ट वाले सवाल है वो सारे सवाल मैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे करवा दूंगा। पूरा बेसिक से लेके एकदम कॉन्सेप्ट तक हम पढ़ेंगे। आप सोचते हैं कि कोई भी एग्जाम छोटा या बड़ा नहीं होता। आपके मन में ये है भ्रांति है कि जो आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड है वो एक पैटर्न पे या एक ट्रेंड पे चलते हैं, पर हमेशा हर साल ट्रेंड फॉलो नहीं किया जाता। एग्जाम का लेवल है वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, एग्जाम का लेवल यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं तब आपको पता चलता है कि एग्जाम किस लेवल के आधार पे आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड करवाता है। तो मैंने आपको जो फर्स्ट क्लास में अनुच्छेद 153 से लेके और 167 तक सारे अनुच्छेद मैंने आपको करवा दिए और उसमें एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से हमने ये सारे अनुच्छेद किए हैं। आज हम देखने वाले हैं राज्यपाल की जो शक्तियां हैं और उसके क्या क्या कार्य है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहां से लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये टॉपिक है इसमें क्या है कि पूरा फंडामेंटल जो पॉलिटी है, बेसिक है वो है। टेक्निकल शब्द है, पर मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपके लिए मैं उन शब्दों को एकदम इजी वे में समझा सकूं। पहली है, सबसे पहले देखते हैं 5 टाइप की शक्तियां और कार्य मैंने यहाँ पे डिवाइड किए हैं। सबसे पहली है कार्यकारी शक्तियां, फिर है विधायी शक्तियां, फिर है वित्तीय, एक न्यायिक और एक है स्वविवेकीय शक्तियां। सबसे पहले हम कार्यकारी शक्ति की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्तियां क्या होती है राज्यपाल की? यदि आपने फर्स्ट क्लास देखी है तो मैंने आपको बताया राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राज्यपाल के नाम से सारे जो प्रशासनिक कार्य है वो किए जाते हैं। मैंने आपको शासन के 3 अंग बताए। उन 3 अंग में जो सबसे पहला था विधायिका, उसका पार्ट राज्यपाल को माना, इसलिए हम विधायी शक्तियां पढ़ेंगे। दूसरा जो पार्ट होता है कार्यपालिका, जहाँ पे नीति निर्माण है, जो हमने पॉलिसीज बनाई है, कानून बनाए हैं, उनको लागू किया जाता है। तो कार्यपालिका के अंदर भी मैंने राज्यपाल का एक भाग बताया था, इसलिए हम राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां पढ़ेंगे। उनको हम 4 तरह से पढ़ेंगे। 4 मैं अनुच्छेद बताऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि राज्यपाल कुछ नियुक्तियां करता है। उनके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि राज्यपाल की ये कार्यकारी शक्तियों के अंदर ये सम्मिलित होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर 164। एक मिनट। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 क्या बता रहा है? हम मैंने आपको पढ़ा भी दिया, फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं कि जो मंत्रिपरिषद होती है, आपके सीएम, मंत्रिपरिषद व
अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है ये। तो ये एक इसका क्या है, कार्यकारी शक्तियों का पार्ट है। इसके अलावा राज्यपाल क्या करता है, एक अनुच्छेद है आपके 166। मैंने आपको बताया कि राज्यपाल कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, सीएम। और प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, वो होता है मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी। तो 166 नंबर अनुच्छेद क्या बताता है हमें, 166 नंबर अनुच्छेद हमें यह बताता है कि ये कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है और सारे काम है। तो ये भी इसकी क्या है, एक पावर है, कार्यपालिका का प्रमुख। और जो कार्य है प्रशासनिक और आपके जो सरकारी कार्य है वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। तो राज्यपाल के नाम से जो कार्य है वो संपादित किए जाते हैं। ये भी राज्यपाल की क्या है, एक शक्ति का पार्ट है। तीसरा हम देखते हैं अनुच्छेद 167। 167 मैंने आपको बताया था, देखिए सारी क्लास है वो एक कनेक्टिविटी के साथ चलेगी। जो पीछे की चीजें हैं वो आगे जाके लिंक होगी कहीं ना कहीं पे। तो आप ध्यान से पूरी क्लास देखिए। 167 में मैंने आपको बताया है कि जो सीएम है, सीएम से राज्यपाल सूचनाएं मांग सकता है, सूचना है वो मांग सकता है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था 167 जो अनुच्छेद था उसमें कि राज्यपाल है वो सीएम से सूचनाएं मांग सकता है और सीएम का कर्तव्य बनता है कि वो ऐसी सूचनाएं राज्यपाल को प्रोवाइड करवाए। उसके बाद एक हम देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसको मैं आपको अलग से एक टॉपिक के रूप में करवाऊंगा। उस अनुच्छेद का नाम है 365, जिसको बोलते हैं हम राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भी कौन करता है, राज्यपाल। तो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश क्यों की जाती है कि राज्य में जब संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जब विफल हो जाए, तब राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कौन करता है, राज्यपाल। तो ये चार टाइप की क्या है, शक्तियां बताई मैंने जो राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के अंदर इंक्लूड होती है। एक हम देखेंगे कि राज्यपाल है वो कुछ नियुक्तियां करता है, वो भी कार्यकारी शक्तियों का पार्ट माना जाता है। तो हम देखते हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियां वो कौन कौन सी है, एक बार देखिए। बहुत बार एग्जाम में सवाल यहां से पूछे जाते हैं। सबसे पहला तो मैंने आपको बताया सीएम, मंत्रिपरिषद, ठीक है। और मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। उसके अलावा राज्यपाल करता है महाधिवक्ता की नियुक्ति। महाधिवक्ता हमारे सिलेबस में है। जब हम जो राज्य के विधानमंडल है वो सारी चीजें पढ़ेंगे तो वहां पे महाधिवक्ता भी पढ़ेंगे, भाग 6 पढ़ेंगे पूरा हम। उसके बाद राज्यपाल जैसे बहुत सारे महत्वपूर्ण आयोग है, आपके आरपीएससी है। आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। आरपीएससी है, मानवाधिकार आयोग है, जो सूचना आयुक्त होता है, सूचना जो मैंने सूचना का अधिकार पढ़ाया है आयोग में, सूचना आयुक्त होता है आपके, उसकी नियुक्ति करता है। लोकायुक्त है, लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। इसके अलावा आरपीएससी हो गया, मानवाधिकार आयोग हो गया, सूचना आयुक्त हो गया, लोकायुक्त हो गया। एक जो राज्य पोषित विश्वविद्यालय होते हैं, राज्य पोषित जो यूनिवर्सिटीज होती है उनका क्या होता है, ये कुलपति होता है, कुलाधिपति, चांसलर होता है, ठीक है। तो राज्य पोषित जो विश्वविद्यालय होते हैं उनका कुलाधिपति कौन होता है, राज्यपाल होता है। सारे जो राज्य पोषित विश्वविद्यालय है, एक बार सवाल पूछा गया था उसमें ऑप्शन में डाल दिया
कि राज्यपाल, वो असत्य का जो कथन था उस टाइप का सवाल था कि निजी विश्वविद्यालयों का भी कुलाधिपति होता है, तो निजी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति नहीं होता है। ये राज्य पोषित जिन यूनिवर्सिटीज को फंडिंग राज्य सरकार द्वारा की जाती है उनको क्या बोलते हैं? राज्य पोषित विश्वविद्यालय। और राज्य पोषित विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? चांसलर, राज्यपाल। तो राज्यपाल नियुक्ति किसकी करता है? वीसी की। जो कुलपति होते हैं यूनिवर्सिटी में, वाइस चांसलर। तो राज्य पोषित जो यूनिवर्सिटीज होती है उनके कुलपति की नियुक्ति कौन करता है? वो भी राज्यपाल करता है। अब देखिए कितना महत्वपूर्ण पद है, इतनी सारी नियुक्तियां करता है, पर नियुक्ति किसकी सलाह पे करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पे। भाई मंत्रिपरिषद से पूछता है। हमने सारे आयोग पढ़े, उनमें भी हमने देखा कि कुछ कमेटियां बनी होती है, तो वो सारी चीजें है, पर औपचारिक रूप से कौन कर रहा है नियुक्तियां? राज्यपाल कर रहा है। एक मिनट। इसके अलावा अब देखिए तीन और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। एक क्या है? एक हमारे सैनिक बोर्ड होता है राज्य में, सैनिक बोर्ड। सैनिक बोर्ड का क्या होता है? राज्यपाल सभापति होता है। एग्जाम में सवाल पूछा गया है। ठीक है। उसके अलावा उसके अलावा राज्यपाल दो और ऐसे बोर्ड है उनका अध्यक्ष होता है। एक का नाम है आपके राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी। तो राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है। और एक पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, जो कहां पे है? उदयपुर में है। उसका अध्यक्ष भी कौन होता है? राज्यपाल होता है। एग्जाम में सवाल पूछा गया है। सैनिक बोर्ड रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष कौन होता है? ये भी राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। और पश्चिमी क्षेत्र जो सांस्कृतिक केंद्र है उदयपुर में, उसका अध्यक्ष भी कौन होता है? राज्यपाल। तो ये हमने क्या देखी? राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां। हमने देखा कि राज्यपाल है वो अनुच्छेद 164 देखा, नियुक्तियां करता है। फिर 166 देखा, कार्यपालिका का प्रमुख होता है। 167 देखा कि सीएम से राज्यपाल सूचना मांग सकता है, और राज्य सीएम का ये कर्तव्य बनता है कि राज्यपाल को ऐसी सूचनाएं दे जो प्रशासनिक रूप से या सरकार के स्तर पे वो क्या इंपॉर्टेंट और राज्य के महत्व की सूचनाएं मांग सकता है। उसके अलावा हमने देखा 356 कि राष्ट्रपति शासन है उसकी सिफारिश कौन करता है? वो राज्यपाल करता है। इसको हम अलग से पढ़ेंगे अब इसी क्लास में, पर एक बार हमने ये वो सारी कार्यकारी शक्तियां देखी। इसके बाद हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो मंत्रिपरिषद है, महाधिवक्ता है, विभिन्न जो नियुक्तियां हैं वो कौन कर रहा है? राज्यपाल। तीन ये बोर्ड देखे, सैनिक बोर्ड देखा, राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी देखी, और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है, इसका अध्यक्ष भी कौन होता है? राज्यपाल। तो ये हमने क्या देखी? कार्यकारी शक्तियां। दूसरे देखते हैं हम आगे। देखिए फर्स्ट थी कार्यकारी शक्तियां, वो मैंने आपको बता दी। अब हम देखेंगे विधायी शक्तियां। ठीक है। तो विधायी शक्तियां देखते हैं हम। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि शासन के तीन अंग है। पहला विधायी, विधायिका, लेजिस्लेचर। तो विधायिका का मतलब जहां पे कानून बनते हैं, और कोई भी कानून, यदि बात करें केंद्र की, जब तक वो कानून नहीं बनेगा जब तक उस पे राष्ट्रपति के साइन ना हो जाए। और वैसे ही राज्य में कोई कानून तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक राज्यपाल के साइन हो जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट इसकी विधायी शक्तियां हैं, वो हम एक एक करके देखेंगे। विधायी शक्तियों का मतलब कि राज्यपाल है वो जो कानून के संबंध में कौन कौन सी उसकी शक्तियां हैं, कानून वो अधिनियम जो होता है उसके संबंध में, अध्यादेश जारी करने के संबंध में, वो सारी चीजें हम यहाँ देखेंगे। आप चाहे तो
जो क्लासेज है उनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे ये वाली शक्तियां हैं, इन दोनों स्लाइड की एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अगली क्लास हो रहा है, इसकी देखिए। अब आगे हम देखते हैं विधायी शक्ति। देखिए विधायी शक्ति में हम एक अनुच्छेद देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो क्या काम है विधायी शक्तियों का, वो है अनुच्छेद 174। किस लिए इंपॉर्टेंट है कि जो विधानमंडल होता है, विधानमंडल का अर्थ यहाँ पे समझे राजस्थान में विधानसभा है सिर्फ, ठीक है। कई राज्यों में विधानमंडल तो वो विधान परिषद होती है विधानसभा के साथ, तो प्रॉपर वर्ड क्या है विधानसभा तो विधानमंडल। जैसे हम इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं तो हम संसद का यूज करते हैं, तो वैसे ही क्या है यहाँ पे विधानमंडल। तो विधानमंडल है उसका राज्यपाल है वो एक तो करता है सत्राहूत, यानी सत्र को आहूत करता है। आहूत मतलब प्रारंभ करना। एक करता है सत्रावसान। सत्रावसान मतलब, सत्रावसान का मतलब होता है सत्र को समाप्त करना, उसका अवसान करना। एक करता है विघटन, विधानमंडल है उसका विघटन या भंग करता है। देखिए राज्यपाल जब विधायी शक्तियों की बात आती है तब बताता है कि मैं कौन हूं, असली खिलाड़ी मैं ही हूं, यहाँ पे वो बताता है। क्योंकि राज्यपाल की जो स्वविवेकीय शक्तियां पढ़ोगे तो आपको कुछ मजेदार बातें पता चलेगी कि राज्यपाल कितना पावरफुल पद होता है। देखिए विधानमंडल है, ठीक है, विधानमंडल का 17 मतलब कि लोकसभा चुनाव हो गए या फिर बजट जैसे जारी आता होता है अपने फर्स्ट ईयर में, तो विधानसभा के सत्र होते हैं। तो विधानसभा के सत्र का मतलब कैसे समझते हैं आप कि एक होता है बजट सत्र, जैसे जिस वक्त हमारा बजट आता है, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण उसको संविधान में बोला गया है। एक मॉनसून सत्र होता है, एक शीतकालीन सत्र होता है। तो विधानसभा की जो सेशन चलते हैं उनको सत्र बोलते हैं। तो उसको आहूत यानी आम चुनाव हुए उसके बाद सत्र का जो प्रारंभ है वो कौन करेगा, राज्यपाल, ठीक है। उसके बाद सत्र अवसान यानी एक सत्र कंप्लीट हुआ, उसके बाद उसको जो मतलब समाप्त करने की घोषणा कौन करेगा, राज्यपाल, ठीक है। तीसरा है विघटन या भंग। विघटन या भंग का मतलब कि वो विधानमंडल को मतलब मंत्री परिषद है उनको भंग कर सकता है, विधानमंडल को भंग कर सकता है, समाप्त कर सकता है, उसका विघटन कर सकता है। तो ये तीन शक्तियां राज्यपाल की अनुच्छेद 174 के तहत है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। इसमें एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है संविधान में कि राज्यपाल सत्र, ये जो सत्रावसान है, ठीक है, उस स्थान को, उस स्थान व समय जहां ठीक समझे, ये तीनों चीजें कर सकता है। यानी ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि जो सारी चीजें हैं वो विधानमंडल में की जाए। राज्यपाल जो ठीक स्थान और ठीक समय समझे, उसका स्वविवेकी अधिकार है, वो सत्रावसान, विघटन या सत्राहूत कर सकता है, ठीक है। अब देखिए एक आपके लिए इंफॉर्मेशन मैं देता हूं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। एक होता है सत्रावसान, ठीक है, एक होता है स्थगन। इन दोनों पॉइंट को देखिए, वैसे इंडियन पॉलिटी में डीप में पढ़ाएंगे बट यहाँ पे भी एक थोड़ा सा देख लीजिए। सत्रावसान का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया बजट सत्र, बजट सत्र एक पूरा सेशन चल रहा है, उसको समाप्त करने की घोषणा की गई। फिर शीतकालीन सत्र मान लीजिए आ गया,
ठीक है। ग्रीष्मकालीन आ गया, शीतकालीन शरद जो चित्र आ गया वो आपके सत्र आ गया। तो राज्यपाल क्या करता है? सत्रावसान कौन करता है? राज्यपाल। यानी कोई भी सत्र होता है, एक सेशन पूरा विधानसभा में, ठीक है, उसको समाप्त करने की घोषणा कर दी। एक होता है स्थगन। स्थगन का मतलब होता है विधानसभा के एक सत्र की कोई बैठक। जैसे आज के दिन मान लीजिए कोई सत्र चला, वो स्टार्ट हुआ और कोई बैठक हुई, तो स्थगन जो होता है उसका मतलब होता है एक बैठक को समाप्त करना या स्थगित करना। ये कौन करता है? ये करता है विधानसभा का अध्यक्ष। तो ये मैंने एक जनरली इंफॉर्मेशन के तौर पे आपको चीजें बता दी। तो ये हमने देखा अनुच्छेद 174 विधायी शक्तियों के अंतर्गत राज्यपाल सत्र का आहूत करता है, सत्रावसान करता है और विघटन करता है या भंग करता है। एक मैंने बताया राज्यपाल उस स्थान व समय ठीक समझे जहां पे ये चीजें कर सकता है। आगे एक चीज और देखेंगे हम। दूसरी विधायी शक्ति देखेंगे हम, अनुच्छेद 176। 176 में क्या लिखा हुआ है? ये है रिलेटेड राज्यपाल के अभिभाषण से। ये राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है वो मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया जाता है। राज्यपाल के अभिभाषण का मतलब क्या होता है कि जैसे ही कोई आम चुनाव संपन्न हुआ, ठीक है, तो आम चुनाव जैसे अभी आप रिसेंटली देख लीजिए, राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए। विधानसभा के चुनाव के बाद जैसे ही सत्र का आहूत होता है, सत्र प्रारंभ होता है, तो राज्यपाल का अभिभाषण है वो पढ़ा जाता है। तो राज्यपाल का अभिभाषण एक तो आम चुनाव के बाद, जब मतलब सत्र स्टार्ट होता है तब, और एक होता है आपके जब बजट सत्र प्रारंभ होता है, यानी जब नया सेशन स्टार्ट होता है, हर वित्तीय वर्ष का बजट जो सत्र प्रारंभ होता है उससे पहले राज्यपाल का जो अभिभाषण है वो पढ़ा जाता है। ये इसकी क्या है? विधायी शक्ति, अनुच्छेद 176 के तहत। अगला हम देखते हैं। अब देखिए, मैंने आपको दो शक्तियां बताई विधायी में। एक बताया अनुच्छेद 174, जिसमें क्या है सत्रावसान और विघटन करता है विधानमंडल का। एक मैंने आपको बताया अनुच्छेद नंबर 176, जिसमें राज्यपाल के अभिभाषण है, उससे रिलेटेड है आम चुनाव के बाद और बजट सत्र के प्रारंभ में, जब बजट लाया जाता है उससे पहले राज्यपाल का जो अभिभाषण है वो पढ़ा जाता है। अब हम कुछ पॉइंट के रूप में देखेंगे राज्यपाल की विधायी शक्तियां। जैसे कि यदि विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो, तब राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक को कार्यवाही के लिए नियुक्त कर सकता है। विधानसभा का अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष है उसका पद रिक्त है या फिर अनुपस्थित हैं, ठीक है, तो राज्यपाल क्या आता है कि जो जितने भी सदस्य होते हैं, जो एमएलए होते हैं, उनमें से किसी एक को क्या है, नियुक्त कर सकता है कार्यवाही के लिए। और सेम यही सिचुएशन यदि किसी राज्य में विधान परिषद है तो वहां पे भी लागू होगी। राजस्थान में क्या है? विधान परिषद है नहीं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दूसरी हम।
दूसरा है कि अब सपोज कीजिए किसी राज्य में विधान परिषद है, ठीक है, राजस्थान में नहीं है पर किसी राज्य में विधान परिषद है, तो विधान परिषद में ये जो टोटल सदस्य होते हैं उनके 1/6 सदस्यों को 1/6 सदस्यों को ये नामित कर सकता है। जैसे राज्यसभा में हम देखते हैं, राज्यसभा में क्या है, उपराष्ट्रपति के पास क्या है, वो अधिकार होता है कि भाई वो कुछ सदस्य होते हैं उनको जो समाज सेवा से होते हैं कुछ विशेष, जैसे आप सचिन तेंदुलकर जी को देखते हो, रेखा जो हमारे अभिनेत्री रही हैं उनको देखते हो, तो ऐसे जो प्रावधान है वो यहाँ पे विधान परिषद के मामले में भी है कि 1/6 सदस्यों को नामित कर सकता है, जो आपके कला, समाज सेवा, विज्ञान, सहकारी आंदोलन, ठीक है, ऐसे मामलों से, मतलब ऐसे जो एरियाज है उनसे अगर कोई व्यक्ति अनुभव रखने वाला है तो उसको क्या है कि राज्यसभा के लिए जो नामित किया जा सकता है। तो ये दो चीजें हमने देखी किसमें, विधायी शक्तियों में। तीसरी देखते हैं हम। तीसरी है कि यदि जो सदस्य हैं विधानसभा के, ठीक है, विधानसभा या परिषद के सदस्य हैं, तो सदस्यों से की अयोग्यता से संबंध में कोई प्रश्न आ जाए, अयोग्यता या योग्यता से संबंधित, ठीक है, तो क्या है कि इसको हम यहाँ पे आपके ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है, अयोग्यता से संबंधित कोई प्रश्न खड़ा हो जाए तो राज्यपाल है वो ईसीआई जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारत का निर्वाचन आयोग, तो निर्वाचन आयोग की राय लेके कार्य करेगा। भाई ऐसा कोई प्रश्न आ गया कि विधानसभा के जो सदस्य हैं उनकी अयोग्यता से संबंधित कोई भी प्रश्न खड़ा हो गया, तो राज्यपाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के निर्वाचन आयोग से सलाह लेके, राय लेके कार्य करेगा। ये भी क्या इसकी विधायी कार्य है। तो ये हमने देखे, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 200, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है विधेयक के संबंध में, तो विधायी शक्तियां विधेयक के संबंध में कौन सी शक्ति है वो देखते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, कॉन्सेप्ट वाइज हम चल रहे हैं, या तो मैं इस चीज को कहाँ पे विधानमंडल जब पढ़ाता तब पढ़ा देता, बट मैं चाह रहा हूं कि राज्यपाल में ये चीज पढ़ानी ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा एक बेसिक चीज देखिए कि ये कोई विधेयक है। विधेयक का अर्थ समझ गए कि भाई विधानसभा में कोई कानून बनता है तो कानून बनने से पहले वो एक विधेयक होता है कि भाई सरकार है वो एक विधेयक लेके आ रही है कि हम ऐसा कानून बनाना चाहते हैं, पहले वो पारित होगा, पारित होने के बाद क्या होता है, राष्ट्रपति या राज्यपाल साइन करता है, उसके बाद ही तो वो कानून बनेगा। तो विधेयक एक सिंपल विधेयक है, वो विधानमंडल से पारित हो गया, भाई ये विधानमंडल है और यहां से ये पारित हो गया, ठीक है, ये हो गया पारित। अब पारित होने के बाद ये किसके पास आएगा, ये आएगा राज्यपाल के पास। राज्यपाल के पास ये विधेयक आ गया, ठीक है, ये आ गया विधेयक राज्यपाल के पास में। अब राज्यपाल के पास यहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं, ठीक है, गौर से देखिए, सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं बहुत बार। राज्यपाल के पास कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन, 3 विकल्प राज्यपाल के पास है। सबसे पहला
कि वो उस विधेयक पे क्या है, अनुमति दे देगा। भाई उसने स्वीकृति दे दी, अनुमति दे दी, अनुमति दे देगा, स्वीकृति दे दी। अब किसी विधेयक को राष्ट्रपति वो पारित हो गया विधानमंडल से, फिर राज्यपाल ने क्या है, अनुमति दे दी, साइन कर दी अपने, तो वो क्या बन जाएगा, अधिनियम या कानून बन जाएगा। एक बात तो ये हो गई सिंपल सी, वो अधिनियम या कानून बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है राज्यपाल के पास, कि वो अनुमति नहीं देगा। ठीक है, अनुमति नहीं देगा, अनुमति नहीं देगा अर्थात राज्यपाल के पास, राज्यपाल ने जींस पहन रखी है, विधेयक आया, या तो अनुमति दे दी, नहीं दी तो पकड़ा उसको पॉकेट में डाल लिया, यानी विटो पावर। तो यहीं से आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि विटो पावर क्या होती है। ठीक है, तो यहां हम पढ़ेंगे विटो पावर। तो ये हो गया विटो पावर की, अनुमति नहीं दूंगा मैं। थर्ड है कि वो उस विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख लेगा, राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख लेगा, कि भाई ना तो मैं अनुमति दूंगा, ना मैं अनुमति नहीं दूंगा ऐसा बोलूंगा, ये विधेयक जाएगा राष्ट्रपति महोदय के पास, वो डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। ठीक है, तो गौर से देखिए, विधेयक के संबंध में विधायी शक्ति है वो बता रहा हूं। कोई भी विधेयक है वो विधानमंडल से हो गया पारित, पारित होने के बाद वो राज्यपाल के पास आया, राज्यपाल के पास कितने ऑप्शन है, 3। राज्यपाल या तो अनुमति दे देगा, वो बन जाएगा अधिनियम, या फिर राज्यपाल अनुमति नहीं देगा, उसको रख लेगा अपने पास, जिसको बोलते हैं विटो पावर, या फिर राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख लेगा कि ये विधेयक राष्ट्रपति के पास में भेज रहा हूं, राष्ट्रपति महोदय डिसाइड करेंगे कि क्या करना है इस संबंध में। ठीक है, आगे देखिए, यहां तक कोई किसी को दिक्कत, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए, मैंने आपको बताया विट्टो के बारे में, यही आप हम विट्टो की भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। विट्टो, ये विट्टो शब्द है वो है लेटिन लैंग्वेज का एक शब्द है, लेटिन भाषा का एक शब्द है, उससे बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है मना करना। और मैंने आपको बताया जब अनुमति नहीं देगा तभी तो विट्टो पावर की यूज करेगा, इसका अर्थ क्या होता है, मना करना। ये विट्टो 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, 3 टाइप के ये विट्टो होते हैं। एक होता है निलंबनकारी विट्टो, जिसको बोलते हैं सस्पेंडिव विट्टो इंग्लिश में। उसके बाद एक होता है आत्यंतिक, आत्यंतिक विट्टो, इसको बोलते हैं ऑब्सोल्यूट विट्टो। तीसरा होता है आपके पॉकेट विट्टो, जिसको जेबी विट्टो भी बोला जाता है, इसको जेबी विट्टो भी बोला जाता है। जेबी अलग नहीं, मतलब ऐसे जेबी, जेब का मतलब जो पॉकेट होती है अपनी। ठीक है, तो ये जेबी विट्टो 3 टाइप के विट्टो होते हैं। निलंबनकारी विट्टो क्या होता है, तो देखिए, निलंबनकारी विट्टो का मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा है, कि विधेयक है, विधेयक को पुनः विचार के लिए विधानमंडल के पास भेजना। भाई मैंने आपको बताया, या तो अनुमति दे देगा या फिर बोलेगा कि अनुमति नहीं दे रहा। अनुमति नहीं देगा, प्रयोग कर रहा है यदि वो निलंबनकारी विट्टो का, सस्पेंडिव विट्टो का, तो वो क्या है, विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास वापस पुनर्विचार के पास के लिए भेज देगा। अब भेज देगा, कहां पे भेजेगा,
विधानमंडल के पास जहां से वो आया है। अब विधानमंडल के पास क्या होता है, यहाँ पे ये आ गया विधानमंडल के पास, ठीक है। अब विधानमंडल क्या करेगा, या तो उस विधेयक में संशोधन करेगा, यानी संशोधन सहित संशोधन उसमें करेगा, या फिर वो नहीं करेगा संशोधन, संशोधन रहित, ठीक है। या तो संशोधन कर देगा उस विधेयक में, या फिर संशोधन नहीं करेगा, फिर वो वापस किसके पास भेज देगा, राज्यपाल के पास। अब यहां राज्यपाल फंस जाएगा। यहां राज्यपाल क्या है, स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। अब ऊंट आया पहाड़ के नीचे। तो राज्यपाल के पास जैसे ही संशोधन सहित या संशोधन रहित वापस वो विधेयक आया, तो अब राष्ट्रपति, ये राज्यपाल है, वो अनुमति देने के लिए बाध्य है, उसको साइन करने ही पड़ेंगे, अनुमति देने के लिए बाध्य है, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई, क्या है, मैंने क्या बताया, निलंबनकारी विटो, ठीक है। निलंबनकारी विटो क्या होता है, किसी विधेयक को अनुमति देने से मना कर दिया और बोले कि पुनर्विचार के लिए वापस भेज रहा हूं आपके पास, ठीक है सर, भेज दिया। कहां भेजा, जहां से आया, विधानमंडल से। अब विधानमंडल क्या करेगा, या तो उसमें संशोधन कर देगा, या फिर संशोधन नहीं करेगा, वापस भेजेगा किसके पास, राज्यपाल के पास। राज्यपाल के पास भेजते ही राज्यपाल आएगा कि भाई ठीक है, अब मैं क्या करूं, मेरी कोई पावर ही नहीं है, तो अनुमति देने के लिए वो क्या है, बाध्य है। यहां तक कोई चीज आपके समझ में नहीं आई, ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इस अब देखिए, हम निलंबनकारी विटो पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि ये निलंबनकारी विटो है, ठीक है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि धन विधेयक को, जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। क्यों भाई, क्योंकि जब धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल से पूर्व अनुमति ली जाती है। पहले अनुमति लेते हैं, उसके बाद उसको वो पारित करवाने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो धन विधेयक के लिए वो पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता राज्यपाल, धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। अब आप पूछेंगे सर कौन से विधेयक होते हैं ऐसे जो जिसमें निलंबनकारी वित्तों का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः ये या तो होते हैं वित्त विधेयक, ठीक है, जो वित्त विधेयक होते हैं, या फिर जो गैर सरकारी विधेयक होते हैं, उनमें ये क्या है, निलंबनकारी वित्तो है, इसका प्रयोग करता है, ठीक है। सॉरी, ये गैर सरकारी, यहाँ पे साधारण विधेयक है, ये गलती हो जाती है और गलती माफ भी करनी चाहिए। धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। कौन से विधेयक है जिनको ये निलंबनकारी वित्तों का प्रयोग करता है, तो एक तो है आपके वित्त विधेयक और एक साधारण विधेयक, ठीक है। ये दो विधेयक हो गए। अब आगे हम एक आत्यंतिक विट्टो देखेंगे और एक पॉकेट विट्टो देखेंगे। आत्यंतिक विट्टो, अब्सोल्यूट विट्टो का क्या होता है, मतलब कि अनुमति देने से पूर्णतः मना कर दे वो, कि भाई मैं तो अनुमति नहीं दूंगा, ना पुनर्विचार के लिए भेजूंगा। ये प्राय जो गैर सरकारी विधेयक होते हैं उनमें ये प्रयोग किया जाता है, ठीक है। गैर सरकारी विधेयक का मतलब क्या होता है, देखिए दो प्रकार के विधेयक होते हैं। गैर सरकारी विधेयक का मतलब क्या होता है, इसको आगे वाली स्लाइड में कर लेते हैं। आत्यंतिक विट्टो,
यानी अनुमति देने से पूर्णतः मना कर दे। सामान्यतः गैर सरकारी विधेयक के मामले में यह प्रयोग किया जाता है। अब आप बोलेंगे सर विधेयक तो सारे सरकारी होते हैं, प्राइवेट थोड़ी होते हैं। जी प्राइवेट भी होते हैं, प्राइवेट बिल भी इनको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं देखिए, एक होता है सरकारी विधेयक, एक होता है गैर सरकारी। इसका अर्थ क्या होता है कि जो सरकारी विधेयक होते हैं वो मंत्री द्वारा लाए जाते हैं। ठीक है, मंत्री होते हैं ना, उनके द्वारा जो विधेयक लाए जाते हैं उनको सरकारी विधेयक बोलते हैं। और गैर सरकारी विधेयक किसको बोलते हैं? जो मंत्री को छोड़ के, ठीक है, मंत्री के अलावा जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा लाए जाते हैं। ठीक है, तो मंत्री के अलावा जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा जो विधेयक लाए जाते हैं उनको बोलते हैं गैर सरकारी। गैर सरकारी विधेयक के मामले में ये आत्यंतिक वीटो, अब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग करेगा कि पूर्णतः मना कर दिया इसने। ठीक है, एक तीसरा है जेबी वीटो। ये हमने देखा पॉकेट वीटो, जेबी वीटो। तो राज्यपाल के पास ऐसी पॉकेट नहीं है, क्योंकि जेबी वीटो है वो राष्ट्रपति उसका प्रयोग कर सकता है। राज्यपाल के पास सिर्फ दो प्रकार की वीटो है, तो जेबी वीटो है वो राज्यपाल के पास नहीं है। आपने इंडियन पॉलिटी यदि पढ़ी है तो वहां पे ज्ञानी जेल सिंह जो हमारे उपराष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने एक बार डाकघर संशोधन विधेयक था उसमें पॉकेट विट्टो का प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये राज्यपाल के पास ऐसी पावर नहीं है। तो हमने देखिए विट्टो देख लिए, मैंने आपको विधेयक के बारे में बताया कि जो विधेयक है वो किस हिसाब से सारी चीजें होती है। अब आगे हम देखते हैं हम पढ़ रहे हैं राज्यपाल की विधायी शक्तियां। एक मिनट, थोड़ा सा खांसी आ रही है तो मैं पानी। स्लाइड देखिए यहां से, क्योंकि सीक्वेंस में पूरी स्लाइड चल रही है। मैंने आपको क्या बताया कि कोई विधेयक है वो विधानमंडल से पारित हो गया, पारित होने के बाद राज्यपाल के पास आया, तीन ऑप्शन, अनुमति दे देगा या फिर नहीं देगा वित्तो, वो पढ़ ली हमने। उसके बाद थर्ड है वो पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति हेतु आरक्षित कर लेगा। अब ये भी यहीं पे अपन कर लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए, अपने एक सीक्वेंस में चीजें चलती रहे। हम देखते हैं राष्ट्रपति हेतु आरक्षित विधेयक, इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम। अब देखिए राष्ट्रपति हेतु आरक्षित विधेयक, इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहला सवाल तो क्या आपके मन में आना चाहिए कि ये ऐसे कौन से विधेयक होते हैं जो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखे जाते हैं? क्योंकि हमने पढ़ लिया साधारण विधेयक, और जो आपके जो वित्त विधेयक है उनके मामले में वो निलंबनकारी वित्तों का प्रयोग कर रहा है, और जो आत्यंतिक वित्त है उसका प्रयोग वो कर रहा है गैर सरकारी विधेयक के मामले में। धन विधेयक है उसको क्या है कि अनुमति पहले ही ले चुके हैं तो वो पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। अब ऐसे कौन से विधेयक है वो जिनको सारी चीजें ये नहीं करने के बाद वो क्या है राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रखेगा? तो सबसे पहले तो वो देखते हैं। देखिए यदि कोई ऐसा विधेयक, ठीक है, यदि कोई ऐसा विधेयक जो क्या करे, कौन सा विधेयक? हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय है
उसकी हाईकोर्ट की शक्तियों को कम करे। भाई राज्य सरकार ऐसा कोई बिल ले आई, ऐसा विधेयक ले आई कि जो हाईकोर्ट है, उच्च न्यायालय, उसकी पावर है उनको कम करे, तो वो ऐसे बिल को क्या है, राष्ट्रपति के पास आरक्षित रखने के लिए भेज सकता है। या फिर ऐसा बिल जो राष्ट्रीय महत्व का हो, भाई राष्ट्रीय नेशनल इंपॉर्टेंस का कोई विधेयक है, उसको वो राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। इसके अलावा ऐसा कोई बिल जो संविधान में डीपीएसपी है, जो हमारी नीति निर्देशक तत्व है, उनके विरुद्ध हो, ठीक है, ऐसा विधेयक जो संविधान का क्या है, उल्लंघन करे। या फिर एक विधेयक और आता है, वो इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल पूछते हैं कि वित्तीय आपातकाल के दौरान पारित धन विधेयक। वित्तीय आपातकाल के दौरान जब धन विधेयक है वो पारित किया जाता है, उसको भी वो राष्ट्रपति के हेतु आरक्षित रख सकता है, क्योंकि भाई फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हुई है, हालांकि लगी नहीं है अभी तक, पर जब प्रावधान पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि वित्तीय आपातकाल क्या होता है, जब इंडियन पॉलिटी हम पढ़ेंगे। तो ये मैंने क्या लिखा कि राष्ट्रपति हेतु वो आरक्षित रख सकता है विधेयक। कौन से ऐसे विधेयक होते हैं, जैसे हाईकोर्ट की शक्तियों को कम करे, या फिर राष्ट्रीय महत्व का हो, या फिर डीपीएसपी या संविधान का उल्लंघन करे, या फिर वित्तीय आपातकाल के दौरान विधानमंडल द्वारा पारित ऐसे जो धन विधेयक है उनको वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अगर इनमें से कोई विधेयक है वो जाएगा राष्ट्रपति के पास। मान लीजिए जो मैंने आपको बताए, जो विषय मैंने, इन विषयों से संबंधित कोई विधेयक है वो गया राष्ट्रपति के पास, आरक्षित रख दिया संविधान उसने, राज्यपाल ने, ये गया राष्ट्रपति के पास। तो जैसे ही ये विधेयक राष्ट्रपति के पास आरक्षित के लिए जाएगा, वैसे ही राज्यपाल की भूमिका है वो समाप्त हो जाएगी। अब देखिए, राष्ट्रपति के पास ये आ गया। अब राष्ट्रपति के पास कितने विकल्प है वो देखिए। भाई राष्ट्रपति है वो या तो अनुमति दे देगा, या फिर अनुमति नहीं देगा, या फिर वो इसको पुनः विचार के लिए भेज देगा। ठीक है, राष्ट्रपति के पास तीन ऑप्शन आ गए कि या तो अनुमति दे देगा, या नहीं देगा, या पुनर्विचार के लिए इसको भेज देगा। अब यहां क्या होगा कि इसमें एक चीज है कि धन विधेयक है, यदि वो गया है उसको वो पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। अब राष्ट्रपति के पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है, कि भाई तीन ऑप्शन आ गए, या तो स्वीकृति दे दे, या फिर उसको अस्वीकृत कर दे, या फिर पुनर्विचार के लिए भेज दे। अब देखिए, राष्ट्रपति ने भेज दिया पुनर्विचार के लिए, तो यहाँ पे राज्य जो विधानमंडल है उसके पास आ गए, ये आ गया, ठीक है, राज्य विधानमंडल के पास आ गया पुनर्विचार के लिए। अब राज्य विधानमंडल है उसको 6 माह में या तो संशोधन सहित, या फिर संशोधन रहित, भैया तो राज्य विधानमंडल है उसमें संशोधन कर देगा या नहीं करेगा, किसके पास वापस भेजेगा, ये भेजेगा वापस राष्ट्रपति के पास।
अब यहाँ पे राष्ट्रपति है वो है सर्वे सर्वा। राष्ट्रपति जब आ गया वापस विधेयक पुनर्विचार के लिए, तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि राज्यपाल में हमने देखा राज्यपाल अनुमति देने के लिए बाध्य है, पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति अनुमति देने हेतु बाध्य नहीं है। एक बार देखिए गौर से इस चार्ट को आप। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि सर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है, तो राष्ट्रपति क्या इस विधेयक का आचार डालेगा? अब वो तो राष्ट्रपति जाने पर राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति इस विधेयक के मामले में जेबी विट्टो का प्रयोग करेगा। देखिए अब आप कैसे कनेक्टेड स्टोरी चलती है। मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति के पास क्या होती है, एक एक्स्ट्रा पॉकेट होती है। ठीक है, राष्ट्रपति जैसे हम बचपन में देखते थे ना कि हमारी जेब के अंदर एक अंदर की चोरी, वो चोरी पॉकेट उसको बोलते थे कि भाई पैसे चोरी वोरी ना हो जाए, इसलिए हमारे घर वाले पैंट के अंदर एक अंदर पॉकेट वो करवाते थे। तो राष्ट्रपति के पास ऐसी पॉकेट है, तो राष्ट्रपति जेबी विट्टो का प्रयोग करेगा और उस विधेयक को जेब में अपने डाल लेगा। ठीक है, ये देखा हमने जो हमारी पहली स्लाइड थी विधेयक वाली। ये देखिए विधेयक गया विधानमंडल में, पारित हो गया। राज्यपाल के पास तीन ऑप्शन, अनुमति दे देगा, हमने पढ़ लिया, अनुमति नहीं देगा, या फिर राष्ट्रपति हेतु आरक्षित वो चला जाएगा। ठीक है, ये चीजें हमने देखी। हम यहां तक पहुंच गए हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब अगली विधायी शक्ति हम देखते हैं, वो है अनुच्छेद 213। ये है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब देखिए अध्यादेश क्या होता है। अध्यादेश का मतलब होता है कि जैसे कोई विधेयक है वो कब लाया जाता है, जब विधानसभा या विधानमंडल है वो सत्र में हो, यानी सेशन चल रहे हैं। अब सरकार कोई विधेयक लेके आई तो वो सारा घटनाक्रम हमने देख लिया। अब सपोज कीजिए कि विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा। ठीक है, विधानसभा की छुट्टियां चल रही है, सत्र नहीं चल रहा। अब है कोई राज्य के लिए कोई इंपॉर्टेंट विधेयक वो लेके आना है, कोई कानून बनाना है सरकार को, तो सरकार क्या करेगी? सरकार राज्यपाल के पास जाएगी और बोलेगी कि सर हमें आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए, आप अध्यादेश जारी करिए। अब इस अध्यादेश का मतलब क्या होता है? जो विधेयक हमने देखा, यानी कानून, एक तरह से कानून जारी करने की शक्ति होती है, अधिनियम जारी करने की शक्ति होती है। अध्यादेश का वही प्रभाव होता है जो एक विधेयक का होता है। ठीक है, कि अध्यादेश का वही प्रभाव होता है जो एक विधेयक का होता है। सिर्फ एक कंडीशन है कि जैसे ही राज्यपाल ने अध्यादेश जारी किया, उसके 6 सप्ताह यानी 42 दिन बाद वो अध्यादेश है वो सत्र जैसे ही स्टार्ट होए वो विधानमंडल से पारित होना चाहिए। ठीक है, नहीं हुआ तो वो रद्द हो जाएगा। सिंपल सी चीज है, पूरा लिखवाऊंगा, एक मिनट। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया
अध्यादेश का वही प्रभाव होता है जो एक अधिनियम या कानून का होता है। दूसरा, अध्यादेश कब जारी किया जाता है? जब विधानमंडल का विश्रांति काल चल रहा हो। भाई संविधान के शब्द है, थोड़ा सा छुट्टियां चल रही है विधानसभा की, विधानमंडल का विश्रांति काल जब चल रहा होता है तब यह अध्यादेश कौन जारी करता है? राज्यपाल, यानी मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर मंत्रिपरिषद बोलेगी तभी करेगा, राज्यपाल ऐसे ही नहीं करेगा, क्योंकि ये इसकी स्व विवेकीय शक्ति नहीं है, यह है विधायी शक्ति। तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल जारी करता है। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे एक देखिए कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पे मंत्रिपरिषद बोलेगी कि हमें ऐसा कुछ कानून बनाना है, स्व विवेकीय शक्ति नहीं है यहाँ पे, यानी मनमर्जी से अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। पर इंपॉर्टेंट क्या है, अध्यादेश को अपनी मर्जी से, मैंने थोड़ा सा इजी करने के लैंग्वेज में लिखा है, वरना मैं लिखवाता आपको पूरा कि मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना स्व विवेक के आधार पे अध्यादेश को वापस ले सकता है, अपनी मर्जी से कभी भी वापस ले सकता है। ये इसकी स्व विवेकीय शक्ति है, वापस ले सकता है ना। इंटरेस्टिंग चीज कि भाई मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह के आधार पे तो क्या है, अध्यादेश जारी किया जाता है, राज्यपाल जारी करता है, और वापस कभी भी ले सकता है। ठीक है, ये एक बार देखिए आप। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज कि ये अध्यादेश जारी हो गया, ठीक है, राज्यपाल ने अध्यादेश जारी कर दिया। ये जारी होने के बाद क्या जो प्रावधान है कि जो अध्यादेश है वो यहां लिखा हुआ है 42 दिन, या फिर आ जाएगा आपके 6 सप्ताह। 6 सप्ताह में या 42 दिन में यह अध्यादेश विधानमंडल से पारित होना अनिवार्य है, विधानमंडल से पारित होना अनिवार्य है। अब आप पूछेंगे सर अनिवार्य है, पारित नहीं हुआ तो 42 दिन में, तो यह अध्यादेश रद्द हो जाएगा। इस अवधि में पारित नहीं हुआ तो यह अध्यादेश क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी दूसरी बात यह है कि इस अध्यादेश को मान लीजिए कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर जो सरकार है वो अध्यादेश लेके आ गई कि भाई उसमें राष्ट्रपति की जो पूर्व मंजूरी है वो आवश्यक है, तो वो अध्यादेश क्या है कि राष्ट्रपति है वो ये राज्यपाल है वो आरक्षित रख लेगा राष्ट्रपति के लिए। तो यहाँ पे लिखिए, देखिए इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ ऐसे विषय, भाई ये अध्यादेश है, इसमें कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक है, जिनमें राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक है, तो राज्यपाल ऐसा अध्यादेश
जारी नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए कि अध्यादेश जारी होने के बाद 42 दिन या 6 सप्ताह में क्या है, विधानमंडल से पारित होना चाहिए। यदि नहीं होता पारित तो क्या है, रद्द हो जाएगा। और कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। मान लीजिए कोई अध्यादेश लेके आई और ऐसा लगता है कि भाई राष्ट्रपति की, राज्यपाल को, कि राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी इसमें आवश्यक हो सकती है, ऐसा अध्यादेश है जो राष्ट्रीय महत्व का है, ठीक है, इस टाइप के कोई अध्यादेश है, तो राज्यपाल क्या करेगा, उस अध्यादेश को जारी नहीं करेगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब अगली हम देखते हैं वित्तीय शक्तियां। हमने देख ली कार्यपालिका शक्ति और विधायिका शक्ति। अगला हम देखते हैं वित्तीय शक्तियां। अब देखिए वित्तीय शक्तियों में कौन कौन सी है। देखिए एक तो राज्यपाल है, वो क्या करता है, धन विधेयक को, धन विधेयक है वो राज्यपाल की अनुमति बिना जारी, वो पारित नहीं हो सकता, ठीक है, उसको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, तो धन विधेयक को अनुमति देता है। एक बात तो ये हो गई। उसके अलावा मैं क्या सिंपल सिंपल आपको बता रहा हूं, क्योंकि टेक्निकल ज्यादा जाएंगे तो आपसे सवाल नहीं हो पाएंगे। उसके बाद क्या है, बजट जब आता है, ठीक है, बजट को बोलते हैं हम वार्षिक वित्तीय विवरण। इस वार्षिक वित्तीय विवरण को, बजट को वित्त मंत्री के माध्यम से, वित्त मंत्री के माध्यम से विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। और क्या है भाई वित्तीय कार्य इसके, मैंने आपको बताया ये राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। इसके अलावा जो राज्य की आकस्मिक और एक होती है संचित, दो प्रकार की निधियां होती है, एक आकस्मिक और एक संचित निधि। इन पे नियंत्रण किसका होता है, राज्यपाल का होता है। एक है अनुदान की मांग। अनुदान की मांग है, उस पे भी क्या है, राज्यपाल की सहमति बिना अनुदान की मांग है वो नहीं की जा सकती। तो ये है वित्तीय कार्य। हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे, ज्यादा अनुच्छेद में जाएंगे तो क्या है कि फिर वो एक खिचड़ी सी हो जाती है। सिंपल सिंपल हम क्या है चीजों को देखेंगे, जो हमारे एग्जाम का लेवल है उसके हिसाब से हम चीजों को देखते हुए चलेंगे। एक बार देख लीजिए आप। और तीसरा एक ये देख लीजिए, अनुदान की मांग है, इस पे क्या है, सहमति राज्यपाल से लेनी पड़ती है। अगला हम देखते हैं न्यायिक शक्तियां। तो न्यायिक शक्तियों में भी मैंने आपको बता रखा है पहले ही। एक है इंपॉर्टेंट
जो हमने अनुच्छेद पढ़े तब मैंने आपको बताया। देखिए, मैंने बताया था अनुच्छेद 161 क्षमादान की शक्ति, वो क्या है? न्यायिक शक्ति तो है। तो राष्ट्रपति की कौन सी है क्षमादान शक्ति? किस अनुच्छेद में है? वो है अनुच्छेद 72 में। ठीक है, तो क्षमादान की शक्ति है वो इसकी क्या है? न्यायिक शक्तियों में शामिल की गई है। उसके अलावा जो जिला न्यायालय होते हैं, जिला न्यायालय तो जिला न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी क्या करता है ये? नियुक्ति भी करता है। ये उनकी हस्तांतरण और प्रोन्नति, प्रोन्नति मतलब प्रमोशन, ये करता है जो हाई कोर्ट होती है उच्च न्यायालय हाई कोर्ट से विचार विमर्श करके ये सारे काम करता है। जो जिला न्यायालय होता है उनके जो जज है, न्यायाधीश है, उनमें नियुक्ति, हस्तांतरण, प्रोन्नति, ये काम क्या करता है? राज्यपाल करता है। और एक जो अपने राज्य न्यायिक आयोग होता है, लिख लीजिए पॉइंट, एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो राज्य न्यायिक आयोग होता है, राज्य न्यायिक आयोग है, उसमें भी क्या है? ये नियुक्तियां यही करता है राज्यपाल। ये हमने क्या देख ली? वित्तीय शक्तियां देख ली, वो न्यायिक शक्तियां देख ली। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए हमारी, हमने क्या क्या देख लिया? हमने हमने कार्यकारी शक्ति पढ़ ली, विधायी शक्तियां पढ़ ली, वित्तीय शक्तियां और न्यायिक शक्तियां। अब एक बची है स्व विवेकीय शक्तियां, ये देखते हैं। ये स्व विवेकीय शक्तियां क्या होती है वो देखते हैं। अब स्व विवेकीय शक्तियों के संबंध में संविधान में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई गई है। सॉरी, बहुत तेज मुझे खांसी हो रखी है 2-3 दिन से। अब देखिए संविधान में क्या बता रखा है कि इस बात का निर्धारण करना स्वयं राज्यपाल का क्षेत्राधिकार है कि कौन सा वो जो कार्य है वो उसके क्षेत्राधिकार में आता है या कौन सा नहीं आता, यानी राज्यपाल पे ही छोड़ दिया। संविधान बोला कि राज्यपाल है वो खुद तय करेगा कि मेरी कौन सी स्व विवेकीय शक्तियां हैं। विधायी शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां जो संविधान प्रदत्त है कि भाई मंत्री परिषद की सलाह पे काम करेगा, वो सारी चीज हमने देख ली। पर संविधान ये भी बोल रहा है कि इस बात का जो वो है निर्णय वो राज्यपाल पे छोड़ दिया गया है कि कौन सी उसकी स्व विवेकीय शक्तियां हैं। अब प्रश्न उठता है कि जो विवेक है उसका आधार क्या होना चाहिए? तो वो विवेक का आधार है वो खुद राज्यपाल तय करेगा, उसे किसी न्यायालय में या उसको प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। पर सॉरी, कुछ मामले ऐसे आए हैं जब, जैसे एसआर बॉम्बई केस हमने देखा, देखेंगे आगे थोड़ा सा जब आयोग और वो सारी चीजें देखेंगे, तो कुछ मामले ऐसे आए जब सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भाई आप ऐसे मनमानी मत कीजिए। तो राज्यपाल को जब संविधान ने ऐसे बोल दिया तो राज्यपाल क्या हुआ, थोड़े ऐसे हो गए कि भाई सारी शक्तियां हैं मेरे पास तो। पर राज्यपाल क्या है कि केंद्र का प्रतिनिधि है, ये भी एक चीज बताई गई है। तो स्व विवेकीय शक्तियों को हम दो टाइप से देखेंगे। एक स्व विवेकीय शक्तियां हैं संविधान
प्रदत्त, यानी संविधान के द्वारा उसको स्व विवेकीय शक्तियां मिली हुई है। एक है संविधान प्रदत्त, संविधान द्वारा प्रदान की गई है, और एक है आपके पारिस्थिति जन्य है, यानी सिचुएशनल है। राज्यपाल के पास सामने ऐसी सिचुएशन आ सकती है, इसलिए ये क्या है, सिचुएशनल है। तो दो टाइप से स्व विवेकीय शक्तियां देखेंगे, एक है संविधान सम्मत और दूसरा है पारिस्थिति जन्य, यानी परिस्थिति के हिसाब से सिचुएशनल है, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। संविधान प्रदत्त कौन कौन सी है वो एक बार देखते हैं। देखिए संविधान प्रदत्त एक हमने देखा, अनुच्छेद 200 में मैंने आपको बताया था कि वो राष्ट्रपति हेतु विधेयक को क्या है, आरक्षित रख सकता है। ये इसकी क्या है, संविधान प्रमत वो प्रदत्त विवेकीय शक्ति। भाई मैंने आपको बताया तीन ऑप्शन है उसके पास, या तो क्या करेगा, स्वीकृति दे देगा, या स्वीकृति नहीं देगा, या फिर राष्ट्रपति हेतु इस विधेयक को क्या आरक्षित रख लेगा। ये इसकी क्या है, संविधान प्रदत्त। उसके बाद मैंने आपको 167 बताया कि सीएम से सूचना मांग सकता है, ठीक है। ये भी क्या है, इसकी स्व विवेकीय शक्तियां जो संविधान प्रदत्त है। उसके अलावा जब वो आपके आपात राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ठीक है, 356, तो 356 जब राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है, तो उसकी सिफारिश कौन करता है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश राज्यपाल करता है राष्ट्रपति को, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, विवेकीय शक्ति है जो संविधान प्रदत्त है। तो ये तीन शक्तियां हमने देख ली, 356 को हम अलग से पढ़ेंगे इसी क्लास में। उसके बाद है पारिस्थिति जन्य, यानी सिचुएशनल, तो वो देखते हैं हम। सिचुएशनल शक्तियों में को देखिए, स्व विवेकीय शक्तियों में बेसिकली क्या होता है कि चुनाव हो गए, अब यहाँ पे राज्यपाल का पूरा जो रोल होता है ना, वो इतना महत्वपूर्ण रोल होता है कि राज्यपाल बोलता है कि मुझे बोलते हो ना कि मैं रबर स्टाम्प हूं, मैं आपको बताता हूं कि अब मैं हूं क्या। तो इस विवेकीय शक्ति में क्या होता है कि आम चुनाव हो गए, अब आम चुनाव होते ही क्या हुआ कि सारे दल है वो कुर्सी की उठापटक में लग जाएंगे। अब आप देखते हो होटलें हैं वो बुक करवाई जाएगी विधायकों के लिए, बाड़ाबंदी की जाएगी, तो ये सारी चीजें चलेगी। अब राज्यपाल है वो दूर से इस घटनाक्रम को देख रहा है कि मैं तुम करते रहो, क्या करोगे, पर बुलाऊंगा तो मैं ही ना। अब किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाया, उस संबंध में क्या है कि राज्यपाल कुछ हमारे जो आयोग बने हुए हैं, एक सरकारी आयोग है, ठीक है, बहुत सारी समितियां बनी गई है, तो उन्होंने सुझाव दिए हैं कि राज्यपाल जी आप मन मर्जी से कुछ मत करिए, हम थोड़ा सा कुछ आदर्श उदाहरण आप पेश कीजिए, हम आपको कुछ सुझाव देते हैं, उनके अकॉर्डिंग चलिए। तो उन सुझावों को हम देखेंगे क्योंकि एग्जाम में सवाल वहां से पूछे गए हैं। एक मिनट में मैं पानी पी लेता हूं, फिर देखते हैं अपन। अब देखिए परिस्थिति जन्य में हम क्या देखते हैं, एक तो हम देखेंगे कि सीएम और मंत्रिपरिषद को क्या है, वो सीएम को बुलाएगा भाई, ठीक है, जो सीएम है वो आएगा कि भाई मेरे पास सबसे ज्यादा क्या है, सीटें हैं। उसके बाद जब वो सत्रावसान करेगा, विघटन करेगा, ठीक है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। मैंने आपको बताया सत्रावसान विघटन करता है वो, ऐसा स्थान और समय वो खुद ठीक समझे उसके हिसाब से वो काम करता है। तो यहाँ पे क्या कनेक्शन हो गया, स्व विवेकीय शक्तियों का। उसके अलावा जब वो मंत्रिपरिषद का को भंग करेगा या विघटन करेगा, सरकार अल्पमत में आ जाए, तो वो क्या है कि अपने विवेक के आधार पर निर्णय करेगा कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करनी है या नए चुनाव के लिए मतलब जो बोलना है, या फिर विधानसभा का क्या है, विघटन करना है। तो ये सारी चीजें क्या है, इसकी स्व विवेकीय शक्तियां हैं। थोड़ा सा हम एक चीज ये देखते हैं कि जो सरकारी आयोग है उसके कुछ सुझाव है, वो सुझाव किस रिलेटेड है, वो सीएम की नियुक्ति के संबंध में कुछ ऐसे सुझाव है, वो देखते हैं। तो देखिए
सीएम की नियुक्ति के संबंध में। अब देखिए, हम बात करते हैं, राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान की बात करते हैं। सपोज कीजिए दो पार्टियां हैं, एक है ए और एक पार्टी है बी। विधानसभा में सीटें कितनी है टोटल? वो है 200। ठीक है, टोटल 200 क्या है सीट, 200 सीटें हैं। बहुमत कितने चाहिए? 101, यानी 101 सीट जिस पार्टी की आ जाएगी उसको, मतलब सरकार बनाने का न्योता है वो राज्यपाल दे देगा। देखिए, एक सिचुएशन ऐसी होती है कि एक के पास आ गई 115 सीटें, ठीक है, और इसके पास आ गई 85 सीट, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, राज्यपाल के सामने कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो क्या करेगा, जो ए पार्टी है उसको बुलाएगा और उसमें से किसी नेता को, जो वो उसके जो विधायकगण है वो सारे वो नियुक्त करेंगे, उसको बोलेगा कि आप मुख्यमंत्री हेतु अपना समर्थन जो विश्वास है वो दें। यहाँ पे कोई सिचुएशन नहीं है। अब दूसरी सिचुएशन की बात करते हैं हम। सॉरी। अब है हमारे सामने दूसरी सिचुएशन कि एक पार्टी है ए, एक पार्टी है बी, एक पार्टी है सी और एक पार्टी है डी। ये चार पार्टियां हैं। विधानसभा में सीटें कितनी? 200। अब हुआ ये कि एक पार्टी को आ गई कुछ सीटें, अब हुआ ये कि चुनाव से पहले गठबंधन कर लिया ए और इसने, बी और सी ने, ठीक है, और सी और डी ने गठबंधन कर लिया, तो ए प्लस बी को आ गई टोटल 115 सीटें और सी और डी को आ गई आपके 85 सीट। तो यहाँ पे राज्यपाल का क्या, वो मतलब स्वयं विवेक होगा कि जो गठबंधन वाला दल है, बड़ा दल, ये ए प्लस बी वाला, इसको वो बुलाएगा और बोलेगा कि भाई आप है वो विश्वास जो है वो समर्थन है वो प्रस्तुत करो कि हम सीएम बन सकते हैं। इसके अलावा कौन सी सिचुएशन हो सकती है कि चुनाव से पहले मान लीजिए दो तीन पार्टियां और हो गई, तो उन्होंने चुनाव से पहले कोई समझौता कर लिया कि हम गठबंधन बनाना चाहते हैं, तो राज्यपाल के अपने विवेक के आधार पर उस दल को बुलाएगा कि भाई आपने चुनाव से पहले गठबंधन किया है तो आप दावेदारी प्रस्तुत करें। या फिर चुनाव के बाद भी कोई ऐसा गठबंधन हो सकता है कि राज्यपाल बुलाए और बोले कि भाई आप दावेदारी प्रस्तुत करें। तो यहाँ पे क्या स्वयं विवेक का मामला है। बहुत बार क्या होता है, जैसे आपने लास्ट ईयर देखे होंगे कि गोवा में सरकारें चेंज हो गई, कर्नाटक में क्या है, सरकारें चेंज हो गई। राज्यपाल एक ऐसा पद है जो बहुत विवादास्पद रहा है। पश्चिम बंगाल के अंदर केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है कि हम कैसे भी करके बंगाल है उसमें हमारी जो सरकारें हैं वो बनाए। जम्मू कश्मीर का मैंने आपको बताया था। महाराष्ट्र की जो घटना है वो आपने देखी होगी, तो न्यूज़पेपर है वो पढ़ते रहिए। उससे क्या होगा कि आपको जो पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिकली मतलब समझने का आपको मौका मिलेगा। एसआर बॉम्बई केस है जो राज्यपाल से संबंधित है, बहुत सारे मामले हैं वैसे तो संबंधित, वो धर्मनिरपेक्षता से भी है, पर उसमें भी यही बताया गया कि राज्यपाल को स्वयं विवेक किस आधार पे करना चाहिए, यानी उसको वहां राजनीतिक जो नैतिकता है उसका पालन करना चाहिए। जो दल सबसे ज्यादा सीट लेके आता है, जिसका चाहे पहले गठबंधन हो जाए चाहे चुनाव के बाद हो, तो राज्यपाल यहाँ स्वयं विवेक के आधार पे, तो हम मैंने आपको क्या बताया, परिस्थिति जन्य कैसे हुआ कि सिचुएशन है राज्यपाल के सामने कि मैं कैसे काम करूं, तो ये चीजें हमने स्वयं विवेकीय शक्तियों में देखी। अब एक पॉइंट हम देख लेते हैं कि राजस्थान में जो 356 जो है राष्ट्रपति शासन, उसके बारे में थोड़े सा हम देख लेते हैं। माफ कीजिए, गले में थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम है, तो मैं इस क्लास को क्या है कि पीडीएफ में आपको बना के दे दूंगा। धन्यवाद।